नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज से हम वीकली करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे, जिससे संबंधित वीडियो प्रत्येक संडे को आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 5 से 11 जनवरी तक के सभी अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर को समझेंगे। सबसे पहले हम इंटरनेशनल करंट अफेयर मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं उनको समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो इसका सही आंसर है वेनेजुएला। सही आंसर क्या है? वेनेजुएला। आपको यह भी याद रखना है कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं उनको किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया है? तो ऑपरेशन का नाम है एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन का क्या नाम है? एब्सोल्यूट रिजॉल्व। यदि आपसे ये पूछा जाए कि किस फोर्स ने गिरफ्तार किया, तो फोर्स का नाम है डेल्टा। फिर से अच्छे से याद रख लो, जिस फोर्स ने गिरफ्तार किया उस फोर्स का नाम है डेल्टा, जो अमेरिका की स्पेशल फोर्स है। और किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया? तो एब्सोल्यूट रिजॉल्व। कुछ हम और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया? तो निकोलस मादुरो पर मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद जैसे आरोप लगाए गए थे। और मादुरो की गिरफ्तारी के बाद जो वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति थी डेल्सी रोड्रिगेज, उनको अभी हाल के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। जो आप राइट साइड में इमेज देख रहे हैं, ये डेल्सी रोड्रिगेज की इमेज है, जो कि वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति थी, जिन्हें निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता प्रदान की है? तो सही आंसर है तुर्कमेनिस्तान। अब तुर्कमेनिस्तान है कहाँ पे? तो आप देख पा रहे हो, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये आपका अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के ऊपर जो देश देख पा रहे हैं ये है तुर्कमेनिस्तान। अब आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग होता क्या है? माइनिंग का मतलब खनन करके निकाली जाती है क्या? नहीं। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का मतलब है कि आपको कंप्यूटर सिस्टम में एक जटिल पजल दी जाएगी। यदि आप उस पजल को सॉल्व करते हैं तो आपको क्रिप्टो करेंसी डिजिटल रूप में प्राप्त होगी, जो वहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। अब जो क्रिप्टो करेंसी है, इसको हम डिजिटल संपत्ति के रूप में तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नगद भुगतान के रूप में यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिजिटल संपत्ति है। अगला क्वेश्चन है कि पेरू में किस कीट को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं? पेरू में तो जो यहाँ की जो डंक रहित मधुमक्खी है, उसको पहली बार कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं। और चूंकि ये घटना दुनिया में पहली बार हुई है, इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाती है। पेरू कहाँ है? तो आप देख पा रहे होंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, जो ब्राज़ील के बगल पे है। ये हरे कलर से जो दिखाया है वही है पेरू। हाल ही में किस देश ने नया विध्वंसक मिसाइल लॉन्ड्री लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चाइना। चाइना ने यह काम किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत किस देश के शोधकर्ता मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए? तो इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। जो 45वां अंटार्कटिका अभियान है, उस देश में किसने 45वें अंटार्कटिका अभियान में किस देश ने हिस्सा लिया भारत के साथ? तो संयुक्त अरब अमीरात। और ये जो भारत का अंटार्कटिका पे अनुसंधान केंद्र है मैत्री, उसी में रहकर अध्ययन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला के पास स्थित भीर माउंट से मिले कुषाणकालीन सिक्कों पर किस शासक की छवि अंकित है? तो सही आंसर है कुषाणकालीन शासक वासुदेव की। और यहाँ से केवल हमें कुषाणकालीन शासक वासुदेव के सिक्के नहीं मिले हैं, यहाँ से कुछ कीमती पत्थर भी मिले हैं। लेपिस लाजुली, जिसे कि नीलमणि कहा जाता है, राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे। और लेपिस लाजुली का जो प्रमुख स्रोत है, ये अफगानिस्तान का बदस्का क्षेत्र है। लेपिस लाजुली मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होता है? तो अफगानिस्तान का बदस्खा क्षेत्र से। तो हमें याद रखना है कि पाकिस्तान के भीड़ टीला से हमें क्या क्या मिला है। एक तो कुषाणकालीन
शासक जो वासुदेव हैं उनके सिक्के मिले हैं और साथ में लेपुस लाजुली नीलमणि जो कीमती पत्थर है यह भी मिला है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है? तो सही आंसर है 2026। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पशुपालकों की आजीविका और जैव विविधता में उनके योगदान को मान्यता देना। पशुपालकों की आजीविका और जैव विविधता में उनके योगदान को मान्यता देना। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और एजेंसियों को अमेरिका का समर्थन फंडिंग रोकने की घोषणा की? तो सही आंसर है 66। 66 संगठन ऐसे हैं जिनसे अमेरिका ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अब इसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण संगठन है जो हमारी दृष्टि से वह है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी अध्यक्षता भारत के पास है। जिसकी अध्यक्षता किसके पास है? 2024 से 2026 के लिए जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और सह अध्यक्ष है फ्रांस। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम हरियाणा में। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी अपना समर्थन अमेरिका ने वापस ले लिया है। अब हम राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस नाम से आधुनिक ड्रोन युद्ध बल का गठन किया है? तो सही है भैरव स्पेशल फोर्स। भैरव स्पेशल फोर्स। भारतीय सेना ने अपनी पहली ड्रोन यूनिट भैरव फोर्स का गठन किया। यह यूनिट ड्रोन तकनीक के माध्यम से आक्रामक हमलों और रियल टाइम निगरानी में सक्षम है। और इसका भैरव स्पेशल फोर्स का जो सबसे पहले प्रदर्शन किया गया था वो जयपुर में आयोजित भारतीय सेना दिवस परेड पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सैनिकों के लिए DRDO द्वारा विकसित समुद्री जल विलवणीकरण प्रणाली का क्या नाम है? तो इसका सही नाम है स्वदेश। क्या नाम है? स्वदेश। आप इमेज में देख सकते हो ये DRDO ने एक डिवाइस विकसित की है जो कि जो खारा जल है यानी कि ओशियन समुद्र का जो जल है उसे प्यूरिफाई करेगा। हमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि स्वदेश का फुल फॉर्म क्या है? तो स्वदेश का फुल फॉर्म है सी वाटर डिसलाइनेशन सिस्टम। सी वाटर डिसलाइनेशन सिस्टम। यह जो डिवाइस है ये क्या करती है? तो एक खारे जल को पीने योग्य बनाती है। और इसे किसने विकसित किया है? तो DRDO की जो एक प्रयोगशाला है, जोधपुर स्थित प्रयोगशाला ने इसे विकसित किया है। यह दोनों रूप में आता है। इस डिवाइस को हम मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और इंजन चलित भी। अगला क्वेश्चन है कि पंखुड़ी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। किसने लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पंखुड़ी पोर्टल क्या है? तो यह एकल विंडो है जिसमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उन सब के बारे में एक ही जगह जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं बच्चों की योजनाओं को एक जगह उपलब्ध कराता है। यह पोर्टल मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी जैसी योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा? तो इसका सही आंसर है 10%। कितना? 10%। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं कि 2026 तक बाल विवाह की दर को 10% कम करने का लक्ष्य रखा है, जबकि 2030 तक भारत को पूर्णतः बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक पूर्णतः बाल विवाह मुक्त, जबकि 2026 तक बाल विवाह की दर को 10% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने दुनिया में पहली बार व्यावसायिक स्तर पर किसका उत्पादन शुरू किया है? तो सही आंसर है जैव बिटुमेन। अब जैव बिटुमेन किस चीज़ से बनाया जा रहा है? तो धान का जो पुआल होता है यानी कि धान का जो कृषि अवशेष होता है, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि धान का जो कृषि अवशेष होता है उससे ही इसे तैयार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में किस शुभंकर का शुभारंभ किया? तो UIDAI ने एक शुभंकर लॉन्च किया है जिसका नाम है उदय। क्या नाम है? इमेज में भी आप देख सकते हो, जिसका नाम है उदय। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आधार सेवाओं की जानकारी को सरल और सुलभ बनाना। आधार सेवाओं की जानकारी को सरल और
सुलभ बनाना। हमें यह भी याद रखना है कि UIDAI जो संस्था है ये किसके अधीन काम करती है, किस मंत्रालय के अधीन काम करती है। तो जो UIDAI है यह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के अनुसार 2025 में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई। तो सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु हुई है मध्य प्रदेश में। कुछ और भी पॉइंट देखते हैं कि 2025 में कुल 166 बाघों की मृत्यु हुई, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 55 बाघों की मृत्यु हुई और दूसरे स्थान पर नंबर है महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है कि दुलहस्ती चरण सेकंड जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दी है। तो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अब हमें यह भी याद रखना है कि यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है और चिनाब नदी पर स्थित है। इस नदी पर? चिनाब नदी पे। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अब हमें यह भी याद रखना है कि यह योजना किस नदी पर है। तो जो कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना है ये लोहित नदी पर है। किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। और किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध से संबंधित पिपर हवा के पवित्र अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित की गई? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ? तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। PM मोदी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और हमें यह भी याद रखना है कि जो पिपर हवा अवशेषों की खोज 1898 में हुई थी और इन्हें एक सदी के बाद देश वापस लाया गया। तो पिपर हवा कहाँ है? तो पिपर हवा ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने चीनी नागरिकों के लिए कौन सा नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीज़ा शुरू किया है। तो सही आंसर है EB4 वीज़ा। कौन सा वीज़ा है? EB4। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य चीन से आने वाले व्यापारिक यात्रियों के लिए यात्रा प्रक्रिया को सरल बनाना। चीन से आने वाले व्यापारिक यात्रियों के लिए यात्रा प्रक्रिया को सरल बनाना। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कितनी साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया। तो इसका सही आंसर है 55 साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया। और ये 55 जो साहित्यिक कृतियाँ हैं ये कितनी शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित थी। तो ये 5 शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित थी। हमें यह भी याद रखना है। क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए भारत की कौन सी फिल्म कंटेस्टेंट लिस्ट में शामिल हुई है। तो सही आंसर है दशावतार। सही आंसर क्या है? दशावतार। इसके लेखक और निर्देशक कौन है? तो सुबोध खानोलकर। और यह एक मराठी फिल्म है। कैसी फिल्म है? मराठी फिल्म है। इससे पहले एक और फिल्म थी नीरज घायवान की फिल्म थी होमबाउंड। इसे भी अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है। अगला अब हम खेल से संबंधित करंट अफेयर्स को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है IPL की किस टीम ने बांग्लादेशी क्रिकेट मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया है। तो इसका सही आंसर है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स। क्यों किया है? तो इस वजह से किया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू पर हो रही हिंसा के विरोध में उन्हें हटाने की मांग की जा रही थी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही थी उसी के विरोध में भारत में इन्हें हटाने की मांग हो रही थी। इसी की वजह से जो KKR है कोलकाता नाइट राइडर्स है इसने मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया। तो पूछा जा सकता है कि मुस्तफिजुर रहमान किस टीम में थे। तो ये KKR में थे। किस टीम में थे? KKR में थे। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में किस खिलाड़ी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई। तो सही आंसर है वीनस विलियम्स। अब वाइल्ड कार्ड एंट्री क्या होती है? तो वाइल्ड कार्ड एंट्री का मतलब है कि जब जो भी टूर्नामेंट के आयोजक हैं उन्हें लगता है कि यदि कोई खिलाड़ी जो कि बहुत फेमस है पहले उसे चोट लग गई थी, चोट से रिकवर हुआ है
या मान लो कि उसकी रैंकिंग इतना नहीं है कि वो टूर्नामेंट में खेल सके, तो जो खेल के आयोजक हैं वह इसे एक इनवाइट करते हैं खेलने के लिए, उसी को बोला जाता है वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में वाइल्ड कार्ड एंट्री किसकी हुई थी? वीनस विलियम्स की, और इनकी उम्र है 45 वर्ष। ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी कौन सी बन गई हैं? तो वीनस विलियम्स। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया? तो सही आंसर है वाराणसी। सही आंसर क्या है? वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो मनोज कोठारी एक बहुत ही प्रतिष्ठित बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं। किस खेल से संबंधित थे? बिलियर्ड्स। 1990 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप भी का खिताब भी इन्होंने जीता। 16 बार स्टेट चैंपियन भी रहे बिलियर्ड्स में। इसके बाद 2005 में इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 2025 में बिलियर्ड्स स्नूकर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। तो हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि जो मनोज कोठारी हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? तो बिलियर्ड्स से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी मतलब IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने IPL के प्रसारण पर अपने देश में रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका सही आंसर है दीप। दमनदीप में जो द्वीप है वहाँ पे खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। और द्वीप में भी कहाँ? तो द्वीप का एक प्रसिद्ध बीच है घोखला बीच वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो पंजाब राज्य में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पंजाब में। पंजाब में कहाँ? तो पंजाब का जो लुधियाना शहर है वहाँ पर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अब हम राज्य आधारित करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा। हमें याद रखना है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ग्रेटर नोएडा में जो इंस्टीट्यूट है, कौन सा इंस्टीट्यूट? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहीं पर AI आधारित क्लिनिक स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो अभी तत्काल में तो किया है राजस्थान ने, लेकिन राजस्थान से जस्ट पहले यह काम उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया था। तो देखो, राजस्थान से पहले किसने किया था? यूपी गवर्नमेंट ने, और अभी हाल ही में किसने किया है? राजस्थान ने। उद्देश्य क्या है इनका? तो उद्देश्य विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान और भाषा कौशल को विकसित करना। विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान और भाषा कौशल को विकसित करना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ भूमर देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो भूमर देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला छत्तीसगढ़ में रखी गई है। यह कबीर धाम छत्तीसगढ़ में भूमर देव कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई। किसके द्वारा रखी गई? तो जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उनके द्वारा रखी गई। इस परियोजना को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर तैयार किया जाएगा या विकसित किया जाएगा। और एक किस योजना के तहत विकसित की जा रही है? तो स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत इसे विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% देने की गारंटी दी है? तो सही आंसर है तमिलनाडु। किसने दी है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन ने तमिलनाडु में तमिलनाडु एकीकृत स्कीम की घोषणा की है। कौन सी योजना की घोषणा की है? तमिलनाडु एकीकृत पेंशन स्कीम TAPS। और इस योजना के तहत जो भी कर्मचारी होंगे, जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे, उनको अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने की गारंटी की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है असम।
असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने उदासीन भक्तों के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। इसके तहत ब्रह्मचारी वैष्णव भिक्षुओं को प्रति माह 1500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में PWD ने कहाँ सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो सही आंसर है दिल्ली। ये QR कोड क्यों लगाए जा रहे हैं? तो QR कोड को स्कैन करके जो आम जनता है वह पता कर सकती है कि जो भी सड़क है वो उसको किसने बनाया है, कौन सी सामग्री का प्रयोग किया है। यदि आसपास कोई गड्ढे हैं तो हम उन QR कोड को स्कैन करके जो PWD का सेवा ऐप है उसमें शिकायत दर्ज भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है नंदिनी चक्रवर्ती। नंदिनी चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चूँकि पहली बार हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया है? तो सही आंसर है कर्नाटक। सही आंसर क्या है आपका? कर्नाटक। कर्नाटक में पहली बार दुर्लभ स्ट्रॉबेरी रिंग वाला तेंदुआ देखा गया है। इसे चंदन तेंदुआ भी कहते हैं। और भारत में इससे भी पहले इसे 2021 में राजस्थान के पाली में देखा गया है। तो अभी हाल ही में जो स्ट्रॉबेरी रिंग वाला तेंदुआ है जिसे चंदन तेंदुआ कहते हैं, ये कहाँ देखा गया है? तो कर्नाटक में देखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? तो सही आंसर है तेलंगाना। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि तेलंगाना से पहले कुछ समय पहले ही इससे जो नियम को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी खत्म किया था। 2 बच्चों की अनिवार्यता, स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों की जो अनिवार्यता है इसे तेलंगाना से पहले इसने ख़त्म किया था, तो आंध्र प्रदेश ने भी ख़त्म किया था। मतलब यदि आपके 2 बच्चे से ज़्यादा भी होंगे तब भी अब आप स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकते हैं। वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी यह नियम लागू है, जैसे कि गुजरात हुआ, जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ, जैसे कि उत्तराखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ और भी बहुत जगह। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई? तो जो पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई वो आपकी लखनऊ में खोली गई। और लखनऊ में हमें यह भी याद रखना है कि लखनऊ में यह कहाँ खोली गई? तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में यह लाइब्रेरी खोली गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ मानव रेबीज को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है दिल्ली में। दिल्ली में मानव रेबीज को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया जाएगा। अब रेबीज के मामले आने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य होगा। रेबीज एक घातक वायरल बीमारी है जो संक्रमित जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर के काटने से फैलती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है इंदौर के किस क्षेत्र में जलजनित बीमारी का प्रकोप महामारी घोषित किया गया है? तो इंदौर का जो भागीरथपुरा क्षेत्र है वहाँ पे जो जलजनित बीमारी का प्रकोप है उसको महामारी घोषित किया है। यहाँ पे दूषित जल को पीने से कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें बस केवल यही याद रखना है कि इंदौर का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे जलजनित बीमारी को महामारी घोषित किया गया है? तो इंदौर का भागीरथपुरा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ शुरू की जा रही है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा में। इसका सही आंसर क्या है? हरियाणा। हरियाणा में कहाँ पे? तो जिंद से सोनीपत मार्ग है वहाँ पे शुरू की जाएगी और इसमें कुल 10 कोच होंगे। अब हम पुरस्कार और सम्मान से संबंधित करंट अफेयर को समझेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नित्य कला निधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सही आंसर है उर्मिला सत्यनारायणन। प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार। यह कौन है उर्मिला सत्यनारायण? तो ये प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार हैं। इस पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? तो यह सम्मान मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और जो भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, यह भी याद रखना है कि जो भरतनाट्यम है यह तमिलनाडु का एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है मैत्री पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित
किया गया है। प्रसिद्ध लेखिका मैत्री पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। यह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रामीण और कृषि विषयों पर आधारित हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए। और इसका एक दूसरा वर्जन होता है इफ्को युवा साहित्य पुरस्कार 2025, जो कि अंकित जैन को दिया गया है। इफ्को युवा साहित्य पुरस्कार 2025 अंकित जैन को दिया गया है, जबकि इफ्को साहित्य सम्मान 2025 प्रसिद्ध लेखिका मैत्री पुष्पा को दिया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए विद्यादीप के साथ। धन्यवाद।